हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट टर्म के जो आपका सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि आपके 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसी के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने प्रिपेयर किए हैं। ये सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है इसका चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो ये सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इन रशिया टू रिपब्लिक्स डेड एंड डेड have had violent secessionist movements. First, Chechnya and Tajikistan. Second, Chechnya and Azerbaijan. थर्ड, चेचन्या एंड दागिस्तान। हिंदी में, रूस में दो गणराज्य डेडस और डेडस में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके बुक के जो बीच में जो पैराग्राफ होते हैं उसमें से ये लिया है, क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें हिंदी में चेचन्या और ताजिकिस्तान है, सेकंड है चेचन्या और अजरबैजान, और थर्ड इज़ चेचन्या और दागिस्तान है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चेचन्या और दागिस्तान में क्या होते हैं, जो रशिया के दो रिपब्लिक्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, सेक्शनिस्ट मूवमेंट होते हैं। सेक्शनिस्ट मूवमेंट जैसे अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सेक्शनिस्ट मूवमेंट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, एक सेपरेटली ग्रुप होता है जो डिमांड करता है सेपरेट होने के लिए, यानी कि उस देश से अलग एक नया देश बनाने के लिए मांग करते हैं। ठीक है, तो रशिया में से ही, मतलब देखो आप, रशिया के ही दो रिपब्लिक्स हैं जो खुद मांग करने लग गए। कौन? चेचन्या और दागिस्तान की चीज़ की अलग से देश बनाने के लिए। ठीक है, तो अलगाववादी आंदोलन क्या हो गए, यानी कि सेपरेट होना, यानी कि उस देश में से अलग होना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा चेचन्या एंड दागिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। इन डेडस provinces of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia. फर्स्ट है ताजिकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है दागिस्तान एंड थर्ड है अजरबैजान। हिंदी में है, डेडस के नागोर्नो कराबाग प्रांतों में कुछ स्थानीय आर्मेनियाई अलग होकर आर्मेनिया में शामिल होना चाहते हैं। पहले तो बच्चों आपको जो क्वेश्चन को समझे आप, कि देखिए इसमें पहले हम आंसर टिक करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, अजरबैजान जो है ना, अजरबैजान की दो प्रोविंसेस है। प्रोविंसेस को क्या बोलते हैं हम? प्रांत बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। स्टेट मतलब जैसे यूपी हो गया, है ना, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ऐसे ही क्या बोलते हैं, अजरबैजान की दो प्रोविंसेस है, दो स्टेट है। कौन से? नागोर्नो और कराबाख। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कौन से देश के हैं, लगभग वो कौन से उसके हैं, वो आर्मेनियाई पीपल, आर्मेनियंस है। ठीक है, क्या है वो? आर्मेनियाई पीपल है, और वो किस में मिलना चाहते हैं? आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं, यानी कि दूसरे उसमें मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? अजरबैजान है, यानी कि अजरबैजान की दो प्रोविंसेस, दो स्टेट है, नागोरा एंड काराबाग, जिसमें कुछ आर्मेनियाई लोग रहते हैं और वो किस में मिलना चाहते हैं? आर्मीनिया में मिलना चाहते हैं। ठीक है कहाँ के वो लोग? आर्मी उसके हैं, अजरबैजान के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। द बर्लिन वॉल, मोर देन डेढ़ किलोमीटर लॉन्ग वॉल, स्टूड फॉर डेढ़ ईयर्स एंड वॉज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल इन डेढ़। बर्लिन की दीवार 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 1.5 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार लोगों द्वारा 1.5 में तोड़ दी गई। तो बेसिकली ये इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ये आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको फिल करते हैं। जो बर्लिन की दीवार है वो कितनी किलोमीटर थी? वो थी 150 किलोमीटर। कितनी थी बच्चों? 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर वो लंबी थी। और वो कब तक खड़ी रहती है? वो स्टूड कब तक होता है? 28 ईयर्स तक खड़ी रहती है। और लोगों द्वारा वो कब तोड़ी जाती है? वो लोगों द्वारा तोड़ी जाती है 9 नवंबर
1989, ये आपको पता होगा, ये पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक समझ में आएगा। बर्लिन की दीवार होती है 150 किलोमीटर लंबी होती है। ठीक है, 28 वर्षों तक खड़ी रहती है और 9 नवंबर 1989 को क्या होती है, तोड़ दी जाती है। और इसका जो बर्लिन की दीवार जो बनती है वो कब बनती है, 1961 में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस कर ले कि व्हाट इज़ सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक मैप है, इस मैप को अगर हम देखेंगे यहाँ नीचे, तो आपको जैसे इसमें कंट्री जितने भी कलर वाली कंट्री दिख रही है ना, जिसमें है कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सब क्या है, सेंट्रल एशिया है ये। ठीक है, और यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, वो सब चाहते थे कि ये जो सेंट्रल एशिया है इसको किस तरह से अपने अंडर में किया जाए, है ना, क्योंकि इनके पास क्या होंगे, रिसोर्सेस होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्या है क्वेश्चन है आपका कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स। ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो क्या करती है, सेंट्रल एशिया के देशों के बारे में सही बताती है। ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरियाज विद द वास्ट हाइड्रोकार्बन resources which have brought them economic benefit. Second, US wanted military bases in the region and the paid the governments of all Central Asian states to hire a bases and to allow their planes to fly over their territories during the war in Afghanistan and Iraq. ठीक है, थर्ड, रशिया perceives these states as its near abroad and believes that they should be under the Russian influence. Fourth, Chinese have begun borders and conduct trade. हिंदी में पढ़ते हैं इसको। मध्य एशिया के गणराज्यों के बारे में सही कथन चुने। फर्स्ट है, मध्य एशियाई गणराज्य विशाल हाइड्रोकार्बन संसाधनों वाले क्षेत्र हैं जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल एशिया है उनके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, रिसोर्सेस हैं उनके पास। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली है इन्होंने, दूसरी बात बोली है कि अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाने चाहता है। ठीक है, अब क्यों चाहता है, क्योंकि ये जो एरियाज़ है ना सारे, एक तो रिसोर्सेज तो है इनके पास, ऑयल है और हाइड्रोकार्बन कार्बन भी है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा नियर है किसके, यूएसएसआर के जो 15 कंट्रीज़ हैं उनके भी बहुत ज़्यादा नियर्स है ना, मतलब बहुत मतलब कोई अगर कोई जासूसी करनी है, ठीक है, या कोई भी ठिकाने लगाने मतलब बनाने हैं अपनी वेपन्स को या मिसाइल्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत ईजी होगा। तो अमेरिका भी चाह रहा था, यानी कि अमेरिका इस क्षेत्र में क्या चाहता था, सैन्य ठिकाने वो चाहता था। ये भी एकदम ठीक है। और वो क्या करता था कि फ़्लाई के द्वारा, वहीं से ही फ़्लाई के द्वारा, या वो अफ़गानिस्तान पे अटैक कर रहा है या इराक पे अटैक कर रहा है, किसी पे भी अटैक कर रहा है, तो वहाँ से ईज़िली क्या कर सकता है, फ़्लाई के थ्रू उस पर मतलब नज़र रख सकता है। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड ऑप्शन है, रूस इन राज्यों को विदेश में अपने निकट मानता है और मानता है कि उन्हें रूसी प्रभाव में होना चाहिए। तो रशिया तो मान के ही बैठा है, क्या मान के बैठा है कि ये जो जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं उसी के इन्फ्लुएंसेस में ही आते हैं, यानी उसके एरिया में ही आते हैं। तो यहाँ पे किसकी दादागिरी चलनी चाहिए, रशिया की ही, यूएसएसआर की ही चलनी चाहिए। ऐसा कौन मानता है, ऐसा रशिया मानता है कि वहाँ पे किसकी दादागिरी चलनी चाहिए या हेजेमनी किसकी होनी चाहिए, रशिया की होनी चाहिए। ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है किसके रिगार्डिंग, सेंट्रल एशिया के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जो फोर्थ है, चाइनीज़ हैव बिगन बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड, यानी कि चाइनीज़ ने ही चीनियों ने वहाँ पे सीमा बॉर्डर्स बनाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे बिजनेस करना भी स्टार्ट कर दिया। ये भी क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसके चारों के चारों क्या होंगे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 1 2 3 4। यानी कि चारों के चारों जो हैं वो किसके बारे में बताते हैं, वो मध्य एशिया के बारे में बताते हैं। मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया के बारे में बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसमें इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एंड फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवोल्यूशन ऑन 1917 टू 1924? फर्स्ट व्लादिमीर लेनिन, सेकंड बोरिस येल्सिन, थर्ड इज मिखाइल गोर्बाचेव,
हिंदी में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे और 1917 से लेकर 1924 की क्रांति के बाद की सबसे कठिन अवधि के दौरान यूएसएसआर के संस्थापक प्रमुख कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हम टिक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, व्लादिमीर लेनिन होंगे। देखिए, व्लादिमीर लेनिन क्या होंगे, वो कम्युनिस्ट पार्टी की, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को क्या करेंगे, बेसिकली क्या होता है, बोल्शेविक जो लिखा है ये जो स्टार्टिंग में जो फ्रीडम, जो मतलब जो रशियन रिवोल्यूशन हो रही थी ना, तो एक बोल्शेविक थे और एक दूसरी और उसके भी थे, होते हैं पार्टी की। तो बोल्शेविक मेनली मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बोल्शेविक जो होते हैं, पीपल्स होते हैं, बोल्शेविक जो लोग होते हैं पार्टी वाले, ठीक है, इसलिए बोल्शेविक बोला जाता है वहाँ पे। तो ये बोल्शेविक पार्टी जो थी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं वो कौन करते हैं, फाउंडर होते हैं वो कौन होते हैं, व्लादिमीर लेनिन होते हैं। ठीक बात है ये, ठीक है। और हेड ऑफ द यूएसएसआर, देखिए जब 1917 में रूसी क्रांति तो हो जाती है, लेकिन रूसी क्रांति के बाद अभी यूएसएसआर जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब अभी वो बना नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना डिफिकल्ट टाइम में क्या करते हैं, यूएसएसआर को फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हिंदी में भी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। एक व्लादिमीर लेनिन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, ये जो येलो कलर में है। व्लादिमीर लेनिन वॉज द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जो मार्क्स ने थ्योरी दी है ना बच्चों सारी, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, है ना, चाहे वो भौतिकवाद का सिद्धांत हो, जितने भी उसने थ्योरीज दी है, सरबराह वर्ग की क्रांति होगी, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग जो होगा वो हारेगा, कैपिटलिस्ट लोग हार जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्योंकि मार्क्स बोल तो देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट जो होता है पूरे दुनिया के अंदर, वो जिसको करने वाले जो होते हैं, यानी कि मार्क्स के विचारों को सबसे ज़्यादा थियोरेटिकन होते हैं, यानी कि उसको मानने वाले होते हैं और प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, उसको अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं। तो वो कौन होते हैं, व्लादिमीर लेनिन ही होते हैं, सबसे दुनिया में सबसे पहली बार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, व्लादिमीर लेनिन होंगे। आपको लेनिन के बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डेडस वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट टेरर, ग्रेट पर्च ऑफ द 1930s। एक बार देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डेडस वॉज, क्वेश्चन नंबर 21 है, डेडस वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट टेरर, ग्रेट पर्च ऑफ द 1930s। ठीक है, ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव। एंड हिंदी में डेडस 1930 के दशक के महान आतंक या महान शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार कौन था। तो इसमें ऑप्शन जो है बच्चों क्या है, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसमें आंसर क्या होगा, जोसेफ स्टालिन होगा। आपको इन भाई साहब की फ़ोटो भी दिख रही होगी। ठीक है, देखिए कई जने तो जोसेफ स्टालिन को क्या मानते हैं, हीरो मानते हैं। ठीक है, कई जने उनको मानते हैं कि भाई इन्होंने मतलब काफ़ी टाइम इन्होंने क्या कहता, एक एज ए डिक्टेटर रूल किया था किस पे, यूएसएसआर पे। तो देखिए जो लेनिन आते हैं ना, लेनिन स्टार्टिंग में जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी तो उन्होंने बना दी। कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाते हैं ना वो बेसिकली किसके लिए बनाते हैं, वो बनाते हैं मजदूरों के लिए और किसानों के लिए। ठीक है, किसान भी उसमें ऐड हो जाते हैं। बल्कि जबकि जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ मजदूर के बारे में बोलते हैं, लेबर के बारे में बोलते हैं, वो फार्मर्स के बारे में नहीं बोलते। तो ये जो लेनिन होते हैं वो क्या कर देते हैं, मजदूर और फार्मर्स को भी उसमें क्या करते हैं, किसानों को भी ऐड कर देते हैं। तो ये किसानों के बारे में बेसिकली क्या करते हैं कि व्लादिमीर जो स्टालिन व्लादिमीर लेनिन जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी है ना, ये किसका रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी मजदूरों का और किसानों का। ठीक है, और इसमें जो लोग होने चाहिए वो भी किसके बारे में सोचने चाहिए, मजदूरों किसानों के बारे में। लेकिन जैसे जोसेफ स्टालिन अगर जब बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो सारी पावर्स होती है ना कम्युनिस्ट पार्टी की, वो सारी पावर्स एक बंदे में ही क्या कर देते हैं, एक बंदे को ही दे देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर ये खुद ये जनरल सेक्रेटरी है तो सारी पावर्स क्या हो खुद ही एक्सरसाइज करेंगे। फिर ये कोई अगर छोटे मोटे मंत्री भी होंगे, यानी कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी में कोई दूसरा मेंबर भी होगा, उसकी नहीं सुनेंगे, एक एज ए डिक्टेटर के रूप में चलाएंगे। फिर उसमें किसानों को भूल जाएंगे, मजदूरों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेस्पॉन्सिबल ग्रेट टेरर, है ना, महान आतंक, ये जो यहाँ पे लिखा है महान आतंक, इन्होंने महान आतंक ऐसा क्या किया और जिसको महान शुद्धिकरण भी बोलते हैं। तो महान आतंक एक्चुअल में है क्या, ऐसा क्या आतंक मचाया है। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा बच्चों, 1936 से लेके 1938 तक 2 साल तक इन्होंने क्या किया,
ज़बरदस्ती लोगों को मतलब क्या किया, जातीय आधार पे एथनिक बेसिस पे क्या किया, लोगों को जनसंहार किया, जीनोसाइड किया, लोगों को मरवाया गया। ठीक है, इसमें किसानों का भी दमन किया इन्होंने। सोचो, जो लेनिन ने पार्टी बनाई थी किसानों का रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधि करने के लिए, उसमें 1930s में ये जो 1936, इसमें अब बेटा बच्चों आप इसमें टाइम लिखोगे ना 1936 से, क्योंकि इसमें 1930s लिखा है। ठीक है, ऊपर में लिख देखोगे तो आप यहाँ पे 1930s लिखा है, तो 1936 से 1938 के बीच में ये का टाइम होता है ये। तो इस इन 2 सालों के अंदर ही क्या होता है, किसानों का दमन करते हैं। ठीक है, और जातीय के आधार पे क्या करते हैं, लोगों का जनसंहार करते हैं, जिनोसाइड करते हैं, मारते हैं। दूसरा क्या करते हैं, मन मर्जी से अपने कोई भी फांसी दे देते हैं, किसी को भी अपनी मर्जी चलाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता। यही क्या होता है, ग्रेट टेरर होता है। और इसी को ये बोलते हैं महान शुद्धिकरण बोलते हैं, मतलब ये पूरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं अच्छे से। ठीक है, चाहे उसमें चाहे किसी की जान जाए या कुछ भी जाए। तो ग्रेट टेरर की जब भी बात होगी तो किसका नाम लिया जाएगा, जोसेफ स्टालिन का नाम लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर होगा, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे रूस के, वो थे बोरिस येल्सिन। ठीक है बच्चों, बोरिस येल्सिन क्या थे, पहले निर्वाचित, देखिए यहाँ पे इलेक्टेड लिखा हुआ है, निर्वाचित लिखा हुआ है, यानी कि जो जितने भी जनरल सेक्रेटरी बनते थे कम्युनिस्ट पार्टी में, वो क्या नहीं, वो जनता द्वारा चुने नहीं जाते थे वो। ठीक है, तो ये बोरिस येल्सिन जब आते हैं, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव के बाद, ये एक मतलब इनको बहुत अच्छा क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है जनता का। ठीक है, कि हाँ भाई अब ये क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म ही हो, यूएसएसआर ख़त्म ही हो गया है, और कम्युनिज्म भी जो आइडियोलॉजी थी वो भी मतलब कोलैप्स हो चुकी है। ठीक है, तो ये अब कुछ नए चेंजेस करेंगे, है ना, जो शॉक थेरेपी होगी वो इनके अंडर में ही होगी। ठीक है, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी कि जनरल सेक्रेटरी जितने भी थे ना, वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो प्रेसिडेंट नहीं थे। अब ये रशिया के यानी कि अब एक रशिया का नया देश बन गया एक तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, CI स्टैंड्स फॉर कॉमनवेल्थ डिपेंड्स स्टेट्स, सेकंड है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। CI का पूर्ण रूप लिखिए, राष्ट्रमंडल पर निर्भर राज्य और राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्य। देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार हम CIS का मैप देखते हैं। इसमें CIS का जो है पूरा यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसकी जो एक बार हम क्या करते हैं, पहले इसको क्लिक करते हैं आंसर पे हम। ठीक है, इसका क्या होगा, राष्ट्रमंडल यानी कि सेकंड वाला कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्य है। यानी कि जो ये राष्ट्रमंडल यानी कि बेसिकली कॉमनवेल्थ के आगे किसके लिए किसके आगे यूज़ किया जाता है बच्चों, वर्ड कॉमनवेल्थ उनके आगे यूज़ किया जाता है जो क्या होते हैं, किसी ना किसी के अंडर रूल हुए हुए होते हैं, यानी कि उन पे किसी ना किसी ने शासन किया होता है। ठीक है, तो ये यूएसएसआर के अंडर में थे सारी। तो CIS की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी, तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्य। अभी अगर हम इसकी बात करें क्या बोलते हैं CIS की, तो देखिए बच्चों, जो 15 स्टेट थे वो टूट कर क्या क्या बना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रशिया होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तुर्कमेनिस्तान है, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेलारूस, सर्बिया, पोर्निया, क्रोएशिया। ठीक है, बोस्निया, कोमोरो, बुल्गारिया, तुर्की हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब शीत युद्ध, एक क्वेश्चन भी है, शीत युद्ध का जब विघटन होता है, मतलब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो शीत युद्ध की सब पहला काम क्या होता है, शीत युद्ध की समाप्ति होती है, और नए राज्यों का या नए देशों का क्या होता है, उभार होता है, नए देश बनते हैं, न्यू स्टेट्स क्या होते हैं, अमर्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट होते हैं, वो यही होते हैं सारे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि CIS कौन कौन से स्टेट हैं, सारे क्या है, CIS ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड रशिया गेट इंडिपेंडेंस, व्हेन डिड रशिया बिकम इट्स ओन कंट्री। देखिए इसमें हम पहले क्या करते हैं, आंसर पे क्लिक करते हैं, आंसर क्या होगा, 25 दिसंबर 1991। और ये जो डेट है 25 दिसंबर 1991, ये USSR की क्या है, डिसइंटीग्रेशन की डेट है, यानी कि USSR जब कोलैप्स होता है, ख़त्म होता है, उसकी डेट है। यानी कि अगर हम रशिया की अगर हिस्ट्री में जाए, रशिया की हिस्ट्री में, तो वहाँ रशिया में पहले जो मंगोल होते थे, ठीक है, मंगोल जो चाइना के ऊपर भी जिन्होंने वॉर किया है, और जिनको जिनसे बचने के लिए चाइनीज़ ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई है। ठीक है, ऐसे ही इनके भी रूलर कौन होते थे, रशिया के मंगोलियन स्टोर होते थे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम फिर USSR वो बन जाता है 1922 में।
ठीक है। उससे पहले एक ये किंग का भी चलता है वहाँ पे। तो यूएसएसआर 1922 में बन जाता है। फिर रशिया एक एज ए यूएसएसआर में गिना जाता है, कंट्री नहीं गिना जाता। लेकिन जैसे ही क्या बोलते हैं, सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ डिजिंटीग्रेट होता है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि ये सारे देश क्या हो गए, अलग अलग देश बन गए। तो रशिया भी क्या बनेगा, अभी एक नया देश बनेगा। और जो वहाँ का चुना हुआ राष्ट्रपति जो जाएगा वो बनेगा, वो चुना हुआ राष्ट्रपति बनेगा। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों की, यार रशिया इतना पुरानी कंट्री है। तो ऑफिशियली जो इसका आंसर होगा ना कि भाई इंडिया को उसको इंडिपेंडेंट कब मिली है, ठीक है, और उसको रशिया वो अपनी एक कंट्री के रूप में कब बना, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द शॉक थेरेपी। हम शॉक थेरेपी पढ़ चुके हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी। पूरा चेंज करना है, कम्युनिज्म को चेंज करना है इनटू कैपिटलिज्म में, यानी कि हम अभी ये साम्यवाद से क्या बनना चाहते हैं, पूंजीवादी बनना चाहते हैं। देखो बच्चों, ये शॉक थेरेपी है ना, ये कोई ऐसा नाम नहीं था कि बोरिस येल्त्सिन आए होंगे, मिखाइल गोर्बाचेव आएंगे, चलो एक शॉक थेरेपी करते हैं। भाई ये क्या बात हो गई, है ना। और ये इन्होंने ऐसे थोड़ी सोचा था कि चला यार एक शॉक थेरेपी करते हैं, उसमें हमें ऐसा सा करेंगे ना। ये जो इन्होंने क्या किया, जब ये इन्होंने चेंज किया ना पूरा, कि जब ये साम्यवाद से ये पूंजीवाद बने, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म जब बने, तो इसकी इतना दुखदाई था ये, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई थी, है ना। मतलब करेंसीज वगैरह इतनी, और बैंक करप्ट हो जाना, बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। लोगों के पास सेविंग्स ही खत्म हो गई थी, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कौन मालिक है कौन नहीं है, कौन सा प्राइवेट फॉर्म है कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। विश्व की लार्जेस्ट गैराज सेल भी होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मतलब इतनी दिक्कत हुई थी। तो ये जो दिक्कत हुई ना, ये जो चेंज हुआ है, जो ये ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है, इस चेंज का नाम, इस चेंज को नाम दिया गया कि वो क्या नाम दिया गया, शॉक थेरेपी। ये कोई अलग से नाम ये नहीं था कि चलो बोरिस येल्सिन या ये सोच रहे होंगे मिखाइल गोरा एक 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 चीज़ लेकर आते हैं हम शॉक थेरेपी, ऐसा कुछ नहीं था। जो इतना ये मतलब इतना जो दुखदाई जो चेंज था ना, उसका नाम क्या दिया गया, शॉक थेरेपी दिया गया। अगर हम शॉक थेरेपी का भी संधि विच्छेद करें, शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक का मतलब शॉक लगना, थेरेपी का मतलब इलाज करना, यानी इलाज तो किया लेकिन कैसे, शॉक लगा के भैया। चलिए ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी के बारे में आप करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। फर्स्ट, रशिया 1500 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेंट बैंकक्रप्ट। सेकंड, डिक्लाइन ऑफ रूबल। थर्ड, द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। फोर्थ, द कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। शॉक थेरेपी के बारे में सही विकल्प चुने। रूस के 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संसाधन दिवालिया हो गए। दूसरा, रूबल की गिरावट। तीसरा, इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज बिक्री। चौथा, सामूहिक कृषि प्रणाली विघटित हो गई, लोगों के पास खाद्य सुरक्षा नहीं रही। तो इसका पहले हम क्या करते हैं बच्चों, आंसर टिक करते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ये सब कुछ क्या है, शॉक थेरेपी के बारे में ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि पता है जैसे शॉक थेरेपी होगी, पता है इतना बड़ा चेंजेस था, सब कुछ प्राइवेट, गवर्नमेंट से प्राइवेट हो गया। तो रशिया के 1500 बैंक थे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, वो क्या थे, वो सब क्या हो गए थे, बैंक करप्ट हो, दिवालिया हो गया था वो। रूबल जो थी, इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, रूबल की डिक्लाइन ऑफ रूबल हो जाएगी, ठीक है, रूबल में गिरावट आ जाएगी। इतिहास की सबसे बड़ी मतलब जो, जब ये चेंज कर रहे होंगे ना बच्चों, साम्यवाद से पूंजीवाद में, है ना, कम्युनिज्म इनटू कैपिटलिज्म में, तो क्या करेंगे कि ये जो बोरिस येल्सिन भाई साहब जो बनेंगे ना प्रेजेंट, ये क्या करेंगे, ये खुद और इनके अधिकारी ही कई सारे जो वो क्या यूनिट्स होंगी या जो प्रोडक्शंस होंगे वो खुद ही खरीद लेंगे, मतलब कई सारी चीज़ें तो ये खुद ही कर लेंगे, खरीद लेंगे औने पौने दामों में, सोचो। और फोर्थ है, सामूहिक कृषि प्रणाली विघटित होगी। सामूहिक कृषि क्या होती है बच्चों, कलेक्टिव फॉर्म से, यानी कि देखो यूएसएसआर में क्या था, सबके लिए सोचे रहते हैं ना कि भाई एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो सभी को बराबर उसमें आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, ठीक है, जैसी जिसकी आवश्यकता है और जैसी जिसकी क्षमता है, ठीक है, तो सबका ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब जैसे ही ये सोवियत संघ विघटन हो गया, लेकिन अब तो पता ही नहीं है कि भैया अब गरीबों को कौन देखेगा, किसानों को कौन देखेगा, ठीक है।
इनके बारे में सब्सिडी कौन देगा इनको, 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज कौन देगा इनको। तो ये खत्म हो गया, लोगों के पास सुरक्षा नहीं थी। अब लोगों के पास सेविंग्स भी खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट, मान लीजिए अगर मैं कोई चीज़ खरीद लूँगा और मेरे को पता है कि इस चीज़ की डिमांड है, जैसे कभी कभी हमारे इधर क्या होता है, एकदम से नमक महंगा हो जाता है, एकदम से आलू महंगे, प्याज महंगे हो जाते हैं। तो जिस चीज़ की मतलब प्रोडक्शंस क्या होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि वो जो ये बनिए वगैरह भी होते हैं, वो कई चीज़ों को अपने पास, मतलब बनिए इन द सेंस कि जो शॉपकीपर होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, रख लेते हैं सामान को, ठीक है। फिर देन जब ये चीज़ें बाज़ार में नहीं आती तो एकदम से क्या होता है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो रेट बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, तब उस माल को निकालते हैं और महंगे महंगे दामों पे बेचते हैं। तो ऐसे ही हो रहा था जब उस टाइम पे जब ये यूएसएसआर की जो जितने भी प्रोडक्शंस थे ना, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थी, फैक्ट्रीज थी, इनको ख़रीद लिया किसी ने, फिर उन्होंने क्या किया, उसके रेट बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शॉक थेरेपी के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। यानी कि आपको इसको मतलब शुरू, मतलब पहले से लास्ट तक जाना है, यानी कि जो चीज़ पहले हुई वो आपको पहले बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, है ना, तब आपको इजी होगा। तो सोवियत जो है, पहले पहले रीड कर देता हूँ मैं। सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एंड फोर्थ इज रशिया रिवोल्यूशन। निम्नलिखित कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें। पहला है अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण, दूसरा है बर्लिन की दीवार का गिरना, तीसरा है सोवियत संघ का विघटन, और चौथा है रूस की क्रांति, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं हम। पहला लिखते हैं अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, तो वो कब होता है, 1979 में होता है, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब गिरती है बच्चों, आपको पता है 1989 में गिरती है वो, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब होता है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है, ठीक है। और रूस की क्रांति है 1917 में होती है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो अब देख लो, सबसे जो ऑप्शन है आपके 1 2 3 में, 4 किस में है, सबसे पहले 2 में भी है और 3 में भी है। तो पहले सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले नंबर पे 4 आएगा, और दूसरे नंबर पे इसमें कम, उसके बाद देखो क्या होगा, 79 होगा, यानी कि फर्स्ट आएगा, यानी कि सेकंड नंबर पे आएगा ये। और तीसरे नंबर पे सोवियत संघ का विघटन होगा, एंड चौथे नंबर पे बर्लिन की दीवार गिरेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 4 1 2 4, 4 1 2 4 नहीं होगा बच्चों, लास्ट में क्या होगा, 4 1 2 3 होगा। यहाँ पे जो यहाँ लिखा है ना बच्चों, एक बार मैं हटा देता हूँ सब कुछ, ये 2 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 4 नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिलीव द करेक्ट आंसर, ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक्स। इन दिसंबर 1991, अंडर द लीडरशिप ऑफ डेडस रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded. फर्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव, सेकंड इज बोरिस येल्सिन। हिंदी में किसके नेतृत्व में दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 प्रमुख गणराज्यों ने सोवियत संघ को भंग करने की घोषणा की। तो आपका मतलब किसकी लीडरशिप में उस टाइम पे, उस टाइम पर कौन था, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, या जनरल सेक्रेटरी, तो वो कौन थे, बोरिस येल्सिन थे, ठीक है। बोरिस येल्सिन क्या करते हैं दिसंबर 1991 में, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया सोवियत संघ क्या हो चुका है, विघटन हो चुका है, ठीक है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया, वो बोरिस येल्सिन, ठीक है। यानी कि किसके लीडरशिप में पूछा है इसने, किसके नेतृत्व में, यानी कि उस टाइम पे कौन थे जिसने डिक्लेयर किया था कि भैया रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ये क्या है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया सोवियत संघ खत्म हो चुका है। या इस पे आप क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वो कौन से 3 देश थे जिन्होंने दिसंबर 1991 में डिक्लेयर किया था कि यूएसएसआर खत्म हो गया, डायरेक्ट, मतलब यूएसएसआर खत्म हो गया तो ऐसा तो किसी ने बोला नहीं, लुधियाना था, उसने अपने आप को सबसे पहले अलग किया था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो बोरिस येल्सिन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द इंडो रशियन रिलेशन, ठीक है। मोर देन 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian strategy agreement of 2001. The Soviet Union supported India's position on the Kashmir issue in the UN. India received most of its military hardware from the Soviet Union. Fourth is Russia is important for India's nuclear energy plants and assisted India's space industries like uh, cryogenic rocket. हिंदी में पढ़ते हैं एक बार।
कि भारत रूस के संबंध बारे में सही विकल्प कौन सा है, यानी कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उसके बीच, उसके बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला है 2001 के भारत रूस रणनीतिक समझौते के हिस्से के रूप में भारत और रूस के बीच 80 से अधिक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सेकंड है सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे पर भारत की स्थिति का समर्थन किया। भारत को अपना अधिकांश सैन्य हार्डवेयर सोवियत संघ से प्राप्त हुआ। रूस भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और क्रायोजेनिक रॉकेट जैसे भारत के अंतरिक्ष उद्योग की सहायता करता है। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है बच्चों, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और इंग्लिश में भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमें पता है ना कि 2001 में मतलब जो एग्रीमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, 80 द्विपक्षीय बायलैटरल एग्रीमेंट्स करते हैं, किसके बीच में, इंडिया और उसके बीच में, ठीक है, और रशिया के बीच में। सेकंड है सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया पोजीशन ऑन कश्मीर। हमारे कश्मीर को लेके कोई भी इशू होगा स्टार्टिंग से ही जो रशिया है वो हमारे साथ खड़ा होता है, यूएन में हमारे पक्ष में क्या करता है, वोट देता है वो। और इंडिया में जितनी भी मिलिट्री है, यानी यहाँ तक कि जो राकेश शर्मा जो जिस रॉकेट में जाते हैं चांद के ऊपर, वो भी किसके द्वारा सहायता होती है, फिर वो किसका होता है, वो भी यूएसएसआर का ही होता है। रशिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रशिया उसको भी, इंडिया को हेल्प भी कर रहा है किसमें, जो आपके स्पेस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, ठीक है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 3 को इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपके ना ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब तो आएंगे आएंगे क्रोनोलॉजिकल वगैरह, लेकिन आपको एक अजर्शन और ये रीजन वाला जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये अजर्शन और रीजन वाला की प्रैक्टिस आप है ना खुद भी कर सकते हो, कैसे भी बना के, ठीक है। मतलब इसमें आपको एक कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपने पूरी बुक पढ़ी है और आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आपको इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। और मैं आपसे ये अपील करूँगा, इसकी ट्रिक छोटी सी ये है कि सबसे पहले आप है ना क्या कोशिश करें, रीज़न पढ़े। क्योंकि रीज़न क्या होगा, पहले होता है ना। भाई मान लीजिए ऊपर तो अजर्शन है कि ऐसा हुआ, और दूसरा क्या रीज़न है, इसका कारण क्या है। तो आप कोशिश क्या करना है, आपको रीज़न पढ़ते हैं। तो चलो हम इसमें देखते हैं, रीज़न पढ़ के देखते हैं। रीज़न क्या है, सबसे पहले हम अजर्शन नहीं पढ़ते हैं। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसने बोला कि सोवियत संघ जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट पावर बना, यानी कि ठीक बात है। जैसे ही क्या बोलते हैं, जो एक्सिस पावर्स होंगी वो हारने के बाद, ठीक है, तो कौन जो सुपर पावर्स आएंगी, यूएस और यूएसएसआर ही सुपर पावर बनकर आएंगी, और इनके बीच में कोल्ड वॉर होता है, ठीक है। तो दो सुपर पावर्स मेन होती है। तो सुपर पावर यानी कि उस टाइम पे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो रशिया भी क्या होता है, एक सुपर पावर होता है। ये बात ठीक है एकदम, ठीक है, रीज़न ठीक है। ऊपर इन्होंने बोला है द सोवियत यूनियन वॉज देन मोर डेवलप्ड, देन बोला है इन्होंने, यूएस द सोवियत यूनियन वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट होगा यहाँ पे, रीड नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे रेस्ट होगा, ये रीड नहीं होगा, रेस्ट होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। इसमें बोला कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो रशिया की इकोनॉमिक थी ना, वो डेवलप जो था ना, वो यूएस को छोड़कर बाकी सारी दुनिया में सभी से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड था। तो ये भी बात ठीक है, जब वो सुपर पावर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है, वहाँ तो सबसे पिन भी बन रही थी, कार भी, सब कुछ हो रहा था वहाँ पे, सब कुछ था। लेकिन ये कोल्ड वॉर के टाइम में 19 मतलब इतने सालों में ये जो आर्म रेस चली ना, इन्होंने सारा सारा का सारा अपना जो बजट है, सब कुछ है ना, वो कहाँ लगा दिया, रिसोर्सेज आर्म रेसेस में लगा दिए, ठीक है, हथियारों की होड़ में लगा दिए, इसलिए इनका बुरा हाल हो जाता है। हालांकि इधर सब कुछ होता है इनके पास, ठीक है। जब हम, आप खुद से सोचो ना, जब हम अपने इंडिया को कितनी हेल्प कर रहा है वो, मिलिट्री हार्डवेयर वो दे रहा है हमें, ठीक है। 1971 में पाकिस्तान के वॉर के टाइम में कितनी हेल्प करी है उसने हमारी, ठीक है। हम स्पेस में अगर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो कश्मीर इशू भी हमारे, मतलब टेक्नोलॉजी तो थी इनके पास, लेकिन क्या होता कि ये सारा ध्यान किस में लगाते हैं, आर्म रेस में लगा देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के रिसोर्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो रीज़न भी ठीक है और कथन भी ठीक है, और इसका क्या है, मतलब दोनों ठीक है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा,
और इसकी व्याख्या भी क्या करता है, बिल्कुल ये व्याख्या भी इसकी ये करता है, व्याख्या करता है ना इसकी, कि मतलब जो अजर्सन है और वो रीजन है दोनों ठीक भी है। जैसे हम इसको फर्स्ट पढ़ेंगे बोथ अजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, यानी कि जो रीजन दिया गया है वो ठीक है किसका, अजर्सन, जैसा अजर्सन में बोला गया है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है जो अजर्सन में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही बच्चों हिंदी में क्या होगा, हिंदी में बड़े अधिगम, जैसे सोवियत, जैसे हम क्या करते हैं कारण ही पढ़ते हैं पहले, तो कारण क्या होगा, अगर कारण पढ़ेंगे हम तो द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कारण पढ़ रहे हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, महान शक्ति बन गया वो, तो सोवियत संघ उस समय अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित था, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका को छोड़कर बाकी सबसे ज़्यादा तो क्या था, डेवलप ही था वो। तो ये दोनों चीज़ भी ठीक हो गई, दोनों चीज़ भी है ये, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए में अभिकथन भी ठीक है और कारण दोनों सही है, और कारण की सही व्याख्या अभिकथन है। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ ठीक भी है। देखो इसमें बच्चों ये भी होता है ऑपोजिट सीन भी, अभिकथन गलत है और लेकिन कारण सही है, ऐसा भी होता है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये भी देखो अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण स्पष्टीकरण नहीं, यानी कि दोनों सही तो है लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता। लेकिन हमारे इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि अभिकथन भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसकी ये एक्सप्लेन जो कर रहा है इसको, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चों। चलिए, तो देखो बच्चों क्वेश्चन इसके लगभग फिनिश हो गए हैं, तो कुछ और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड द सोवियत यूनियन ओवर 70, यानी कि 70 साल तक वो क्या करती है, शासन करती है। बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ इस्टोनिया, लैटविया एंड लुथियाना बिकम द यूएन मेंबर, वो मेंबर बनते हैं, वो सभी मेंबर बनेंगे बाद में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और 12th क्लास स्टूडेंट्स को शेयर, जितना शेयर करेंगे वो, ताकि उनको इसका MCQs का बेनिफिट उनको मिले। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।